हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपका स्टैंडर्ड 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर नंबर 3 में क्या कहा गया है आपको। इस चैप्टर का नाम ही है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब बाहर, है ना। एक्सो मतलब बाहर यानी कि आउटसाइड। और प्रोसेसेस का मतलब तो आपको पता ही है कि प्रोसेस होता है कोई भी, तो यानी कि हमारे अर्थ के बाहर कौन से प्रोसेसेस होने वाले हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपने एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा होगा। एंडो मतलब अंदर, यानी कि अर्थ के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं आपने वो पढ़ा होगा, है ना। कि अर्थ के इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन से प्रोसेसेस होते हैं, उसका अर्थ के सरफेस पे क्या असर पड़ता है, वो सब आपने पढ़ा। तो इस चैप्टर में हम एक्सोजेनेटिक यानी अर्थ के बाहर वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो यहाँ पे क्या दिया आपको सबसे पहले कि मेनी लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट्स, मेनी प्रोसेसेस अकरिंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको बोला गया है कि अर्थ के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि माउंटेन हो गए, प्लेटोज हो गए, प्लेन्स हो गए, हिल्स हो गए, ये सब ढेर सारे जो भी लैंडफॉर्म है वो सारे आपके इंटरनल मूवमेंट की वजह से बने हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मूवमेंट की वजह से, यानी कि अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें होती है सिर्फ उसी से आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। मेनी प्रोसेसेस अकरिंग ऑन अर्थ ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंडफॉर्म कंटिन्यूसली। क्योंकि अब देखो अर्थ के बाहर भी जो ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं उससे भी लैंडफॉर्म या तो बनते हैं या तो डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस लेसन वी विल बी स्टडिंग द एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म फॉर्म बाय देम। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के बाहर जो भी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, वो उन सबके बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। एक्सटर्नल प्रोसेसेस अकर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस वर्किंग ऑन अर्थ सरफेस। अब देखो एक्सटर्नल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली बात है कि अर्थ के सतह पर यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो भी सारे फोर्सेस काम करेंगे उनकी वजह से ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस होंगे। अब ये कौन से फोर्सेस होते हैं? मेनली होती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो आपको पता ही है, जो सन से जो हीट एनर्जी आती है हमारी अर्थ पे वो होती है सोलर एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने अपने साइंस में पढ़ाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स। और काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट अपने साथ कैरी करता है जब भी वो मूव करे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सर्फेस। देखो यहाँ पे आपको दिया भी है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो भी एक रीज़न है। ठीक है, अब देखते हैं डू यू नो में आपको क्या दिया है। डू यू नो लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सर्फेस एज अ रिजल्ट फॉर लैंड, सॉरी यहाँ पे दो बार आपको लिखा गया, लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सर्फेस आर अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म जो कि अर्थ के सरफेस से बनते हैं इंटरनल मूवमेंट के द्वारा, यानी कि अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होती है उन मूवमेंट्स के द्वारा जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं हम उन्हें बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉन्टिनेंट हो गया, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, ये सब है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म जो कि अर्थ के इंटरनल मूवमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है। बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म गिव वे टू टर्शरी लैंडफॉर्म। तो देखो अब क्या बोलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म तो बन गया अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की वजह से। अब जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि वेदरिंग, वेदरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, इरोजन भी पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ढेर सारे सब्सटेंस, ये चारों चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, चारों प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन प्रोसेसेस की वजह से ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म जिन्हें अर्थ के इंटरनल मूवमेंट ने बनाया था, यही प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म टर्शरी लैंडफॉर्म बना देते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले जो लैंडफॉर्म बन चुके थे अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की वजह से, वो लैंडफॉर्म खुद ही अर्थ के एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से नए नए लैंडफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि वैली हो गया, सैंड ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप वैलीज, ये सब हो गए आपके टर्शरी लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब देखते हैं आपको इसमें क्या पूछा गया। कैन यू टेल सी द गिवन पिक्चर्स, ऑब्जर्व द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ रॉक्स इन ईच पिक्चर, यू कैन सी दैट द रॉक्स आर ब्रोकन, फ्रैक्चर्ड एंड हैव होल्स इन देम। इन अ पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी दैट द स्टैचू हैज़ बीन डिफॉर्म्ड। तो अभी आपको क्या बोला गया कि ये जो सारी पिक्चर्स आपको यहाँ पे आपकी बुक में दी गई है, आपको बोला गया कि सारी पिक्चर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो और देखो इन रॉक्स में आपको क्या दिख रहा है। ठीक है,
और क्या बोला गया, वाई आर द रॉक्स इन सच कंडीशन, आपसे पूछा गया कि रॉक ऐसे क्यों है ना। देखो ये रॉक बीच में से यहाँ पर टूट गया है, हो सकता है कि यहाँ पे हवा बहुत चल रही हो, या तो हो सकता है इसके अंदर कोई पेड़ पौधे उग गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पानी चल रहा हो, तो पानी की वजह से यहाँ पे देखो यहाँ पे दरार आ गई और ये रॉक टूट गया। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें भी देखो ये रॉक देखो छोटे छोटे पीसेज में, यहाँ पे छोटा पीस, यहाँ पे छोटा पीस, यहाँ पे छोटा छोटा पीस, तो अब ढेर सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे बारिश गिरी हो, बारिश ढेर सारी गिर रही हो और यहाँ पे इसके क्रैक क्रैक बनते गए बारिश की वजह से, और एक टाइम ऐसा आया कि सारे रॉक नीचे गिर गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई भूकंप आया हो, कोई भूकंप आया तब इतने सारे रॉक जो थे ये पार्ट इसका नीचे आ गया हो, देखो कितने टुकड़ों में यहाँ पे रॉक है ना। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। ये एग्जाम्पल भी आपका मैकेनिकल वेदरिंग है। मैकेनिकल वेदरिंग में वो चीज़ें होती है जो मैकेनिकल चीज़ होती है, यानी कि जो फिजिकल चीज़ें होती है उसकी वजह से होता है। यहाँ पे भी देखो ये रॉक कितने सारे लेयर्स में यहाँ पे टूटा है। अब हो सकता है यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से रॉक के लेयर बाय लेयर रॉक यहाँ पे नीचे जा रहा हो, है ना। या फिर हो सकता है यहाँ पे भी कोई भूकंप आया हो जिससे रॉक लेयर्स में ऐसे 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 करके टूट गया है ना। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। थिंक अबाउट देम केयरफुली एंड टेल द रीजन्स यू कैन थिंक ऑफ। तो ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया कौन से रीज़न यहाँ पे थे। हो सकता है यहाँ पे एक और मैं रीज़न बता दूँ आपको कि हो सकता है ये रॉक में थोड़ा बहुत आयरन हो और ऑक्सीडेशन की वजह से ये आयरन में रस्ट जम गया हो और ये रॉक थोड़ा कमज़ोर हो गया हो और इसकी वजह से ये रॉक का ये पार्ट जो है यहाँ पे टूट के गिर गया हो। तो अब ये हो जाएगी आपकी केमिकल वेदरिंग। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग है तो मुझे लगता नहीं ये रीज़न यहाँ पे होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है आपको केमिकल वेदरिंग। देखो अब ये जो रॉक था ना, जब ये रॉक टूटा होगा ना तब ये रॉक पूरा प्लेन रहा होगा। देखो ऐसा ये जो कलर है ना, ये वाला कलर पूरे रॉक का रहा होगा। लेकिन देखो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेडिश कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रेडिश कलर क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन है, जो लोहा है इसके अंदर, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब वो जो लोहा जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो ना वो ऐसा रेडिश अपीयरेंस देने लगता है। देखो हर जगह रेडिश अपीयरेंस आपको दिख रहा है ना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये है आपका केमिकल वेदरिंग का पार्ट। देखो ये स्टैचू भी देखो, इस स्टैचू का मुंह देखो, जब ये स्टैचू बना होगा तो ये बहुत अच्छा रहा होगा, इसका मुंह एकदम प्लेन रहा होगा और यहाँ पे एकदम ब्राइट चीज़ें रही होगी। लेकिन अभी देखो यहाँ पे आपको जगह जगह आपको पैच दिख रहे हैं, देखो होल, छोटे छोटे होल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह, देखो देखो। और फिर यहाँ पे आपको पोर्स कितने ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि ये जो भी मटीरियल का रॉक बना रहा होगा ना, तो ये मटेरियल इरोड कर गया होगा, या तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया होगा, या तो हो सकता है इसके ऊपर कोई तरीके का एसिड गिरा होगा जिसकी वजह से इसमें ऐसे ढेर सारे पोर्स या होल्स जम गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखो आपके बायोलॉजिकल वेदरिंग का भी एक पार्ट है, मैं आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो ये जो ज़मीन थी, ये ज़मीन पहले तो पूरी ऐसे प्लेन थी ना, लेकिन ये जो यहाँ पे इंसेक्ट है इसने अपना घर बनाने के लिए इसमें होल कर दिया, यानी कि इस इंसेक्ट ने इसमें चेंज ला दिया है ना। तो इसीलिए ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्योंकि इसको एक जीवित प्राणी ने ये चेंज लाया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, अब देखो ये भी एक पत्थर का पार्ट है। ये पत्थर में सॉल्ट की वजह से जो सॉल्ट के जो लेयर्स थे वो ऐसे ऐसे जाते रहते थे, तो उसकी वजह से देखो यहाँ 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 इतने सारे होल्स बन गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके सॉल्ट केमिकल वेदरिंग का पार्ट। और ये देखो यहाँ पहले जो ये पेड़ जब नहीं रहा होगा तब ये पत्थर इतना बड़ा ऐसा एकदम इंटैक्ट रहा होगा, इतना ऐसे जुड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर रहा होगा। लेकिन क्या हुआ कि ये पेड़ जब छोटा था तो यहाँ से इसने उगना शुरू किया, ऐसे ऐसे उग कर वो इतना बड़ा हो गया और इसने रॉक को 2 हाफ पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी अभी हम देखेंगे। ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज ए नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी कोई पत्थर टूटता है या कमज़ोर होता है वो एक नेचुरल चीज़ है और इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। जब भी कोई पत्थर टूटता है या फिर कमज़ोर होता है तो हम उसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, मैकेनिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है और बायोलॉजिकल हो सकती है। मैकेनिकल यानी कि कोई भी फिजिकल चीज़ की वजह से हो सकता है पत्थर टूट जाए। केमिकल में क्या होता है कि कोई केमिकल के द्वारा पत्थर टूट जाए, और बायोलॉजिकल में कि कोई पत्थर तब टूटे जब कोई जीवित प्राणी उसमें चेंजेस लाए, है ना। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, ये देखो ये जो छोटा सा इंसेक्ट है इसने इस पत्थर में होल कर दिया है ना, तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग का पार्ट हो गया। ये भी आप देखोगे तो बायोलॉजिकल वेदरिंग का ही पार्ट है, क्योंकि पेड़ जो है वो एक लिविंग थिंग है ना, और पेड़ ने इस पत्थर को तोड़ दिया तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया, क्योंकि पेड़ तो बायोलॉजिकल है ना, इसीलिए। अब देखो इन एरिड क्लाइमेट्स मैकेनिकल वेदरिंग इज डोमिनेंट वाइल इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स केमिकल वेदरिंग इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो कहीं पे भी जब केमिकल, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना रहता है तो वहाँ पे आपको
एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत आपको वाटर चाहिए होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। लेकिन एरिड क्लाइमेट मतलब सूखा, मतलब बहुत सूखे क्लाइमेट होते हैं। यहाँ पे जो हवा होती है उसमें नमी यानी कि पानी उसमें नहीं होता है, मतलब वो नमी वाला हवा नहीं होती वहाँ पे, यानी कि उस हवा में मॉइस्चर नहीं होता। अब क्योंकि उस हवा में मॉइस्चर नहीं होता है इसीलिए वहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा डोमिनेंट होगी, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा होगी। लेकिन एक ह्यूमिड क्लाइमेट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसके हवा में पानी बहुत ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन को पानी चाहिए होता है कोई भी मेटल को रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो उस मेटल के अंदर रिएक्ट करे और उसको उसके अंदर इरोजन ला दे, ला दे यानी कि क्या हो गया, उसमें जंक ला दे, ठीक है। अब क्योंकि सूखे एनवायरनमेंट में ऐसा पॉसिबल है नहीं, वहाँ पे पानी होता नहीं है हवा में, इसीलिए वहाँ पे आपको केमिकल वेदरिंग देखने को नहीं मिलती। लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको केमिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और बायोलॉजिकल वेदरिंग तो आपको बताइए कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी ट्राई करने बोला गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ऑनियन लो, उसको बीच में से काट दो और उसके कटे हुए पार्ट को देखो, ठीक है। देखो अभी मान लो आपने एक ऑनियन लिया, ये देखो, अभी मान लो आपने ये ऑनियन लिया है, फिर जब ये ऑनियन को आप ऐसे बीच से काट दोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ढेर सारी लेयर्स देखने को मिलेगी, ये देखो, ठीक है। देखो जब ऑनियन को आपने से बीच में से काट दिया तो ऐसा नहीं लगता ऑनियन, देखो ये ऑनियन का टॉप वाला पार्ट था और आपने इसको से बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है। और अभी आपने इसको ऐसे साइड से देख रहे हो आप, तो देखो ढेर सारी आपको रिंग देखने को नहीं मिलती है, ऐसी ढेर सारी रिंग आपको देखने को मिलती है ना, ढेर सारी लेयर्स। यानी कि इससे क्या होता है, इससे क्या आपको पता चलता है कि ऑनियन एक लेयर नहीं बल्कि 4 से 5 लेयर्स का ऑनियन होता है। देखो 1 2 3 4 5 लेयर का ऑनियन है ये, है ना। अभी आपको क्या बोला गया है कि एक एक स्किन की जो लेयर है उसको अपने हाथ से ऐसे करके निकालो, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी बोली गई है। अब ये एक्टिविटी जब आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज़, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, geographical explanation. You will notice that as we remove each and every outer layer of the onion, similarly in nature rocks undergo such a process. ठीक है। अब देखो जैसे आप जो ऑनियन की आप एक एक लेयर बाय लेयर आप अपने हाथ से निकाल रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑनियन छोटा होते जा रहा है ना। अब सेम ऐसी ही प्रोसेस होती है रॉक में। आपको क्या लगता है कि रॉक भी एक कंटिन्यूस चीज़ों का नहीं बना था, रॉक भी सेम ऑनियन जैसे ढेर सारी लेयर्स का बना होता है। जैसे ऑनियन में ऐसे ढेर सारी लेयर्स मिलकर एक बड़ा सा ऑनियन बनता है, सेम वही तरीके से आपका रॉक भी बना होता है, ठीक है। तो अभी देखो, ये देखो सेम, अगर आप इस रॉक को भी ऐसे काट दोगे ना तो आपको सेम ऑनियन के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे ऐसे लेयर्स में रॉक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, देखो सेम ऐसे ही लेयर्स में जुड़े हुए हैं जैसे आपको ऑनियन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा कि द एक्सपोज पार्ट ऑफ द रॉक्स गेट मोर हीट वाइल द इनर पार्ट आर कंपैरेटिवली कूलर, ठीक है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अभी मान लो एक बड़ा सा पत्थर रखा है, ये देखो, ये मान लो एक बड़ा सा आपका पत्थर है, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पत्थर पे पड़ रही है, ठीक है। अब सूरज की पूरी रोशनी से पड़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है ये वाले पार्ट ज़्यादा गर्म होंगे और अंदर वाले पार्ट थोड़े ठंडे होंगे। जो अंदर रॉक का जो अंदर का पार्ट है वो ठंडा होगा, अंदर की लेयर्स ठंडी होगी और बाहर की लेयर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। अब आपको बताइए जब कोई चीज़ गर्म होती है तो पिघलने लगती है ना। तो सेम वही तरीके से आप सोच सकते हो कि ये जो रॉक की आउटर मोस्ट लेयर है वो गर्म होकर पिघलने लगती है और ऐसे ऐसे नीचे आने लगती है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये रॉक की जो बाहरी सबसे बाहर की लेयर थी, देखो ऐसे पिघल पिघल के नीचे आ गई ना, ये देखो नीचे आ गई सारी लेयर, देखो कैसे नीचे आ गई। और बीच वाली लेयर देखो यहाँ पर है ना, सेम वही तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन ऑफ रॉक। तो जब देखो, जब भी ऐसे लेयर बाय लेयर कोई सूरज की रोशनी या फिर कोई भी और रीज़न की वजह से ऐसे जब रॉक लेयर बाय लेयर ऐसे नीचे जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। अब देखो मैकेनिकल वेदरिंग मोस्टली कौन कौन सी चीज़ों की वजह से, कौन सा रीज़न होता है मैकेनिकल वेदरिंग होने के लिए, वो हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहला रीज़न है टेम्परेचर, फिर है फ्रॉस्ट, फिर है क्रिस्टल ग्रोथ, फिर है रिलीज ऑफ प्रेशर और फिर है वाटर। तो ये 5 चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर की वजह से कैसे एक पत्थर टूट जाता है हम वो देखेंगे, ठीक है। द मिनरल्स इन द रॉक एक्सपांड बिकॉज ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी चीज़ को जब आप हीट करोगे, कोई भी चीज़ को जब आप गर्म करोगे तो चीज़ एक्सपांड होने लगती है ना। पानी को जब आप गर्म करोगे तो वो उबल के पूरे रूम में नहीं फैल जाता, उबल के वो स्टीम बन जाता है और स्टीम बन के पूरे रूम में फैल जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि पानी एक्सपांड होकर पूरे रूम में फैल गया, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी चीज़ को जब आप गर्म करोगे तो वो ऑब्वियस ही बात है उसका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है।
और वही अगर आप कोई चीज़ को ठंडा करोगे तो उसका साइज़ घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, यानी कि पत्थर के अंदर कुछ मिनरल डिपोजिशन होता है, तो आपको पता ही है। तो जब वो मिनरल डिपोजिशन को जब आप हीट करोगे तो मिनरल एक्सपांड होंगे, और फिर जैसे ही आप उसको ठंडा करोगे तो मिनरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो अब ये ऐसा होते रहता है कि कोई कोई एरियाज़ में ऐसा होते रहता है कि सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो रात सुबह की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाते हैं ये जो मिनरल्स, और रात की गर्मी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो ये ऐसी साइकिल ना चलती रहती है, कई सालों तक ये साइकिल चलती रहती है कि जो मिनरल्स है पत्थर के अंदर वो एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे वो होते रहते हैं, बड़े छोटे होते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, रॉक के अंदर टेंशन डेवलप होता है। टेंशन मतलब रॉक के अंदर कमजोरी आने लगती है। देखो अगर मिनरल अपने नॉर्मल स्टेट में होते तो रॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वो मिनरल्स जो कि रॉक के अंदर है वो जल्दी जल्दी एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे अपना साइज बढ़ाते जा रहे, घटाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, घटाते जा रहे। तो इसकी वजह से रॉक ना कमज़ोर पड़ जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि रॉक धीरे धीरे करके टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि ड्यू टू सच कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग द टेंशन डेवलप इन द रॉक पार्टिकल्स, ईच मिनरल रिएक्ट डिफरेंटली टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो क्योंकि हर मिनरल अलग अलग तरीके से एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए सम मिनरल्स एक्सपांड मोर वाइल द अदर्स डू नॉट एक्सपांड मच। कोई कोई मिनरल जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सपांड हो जाते हैं, और कोई कोई थोड़े कम एक्सपांड होते हैं। तो इसकी वजह से जो टेंशन हमेशा बढ़ते घटते रहता है, तो रॉक को कमजोरी महसूस होती है, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट क्रैक डेवलप इन द रॉक एंड दे ब्रेक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक फाइनल पॉइंट आता है जब रॉक और ये सब झेल नहीं सकता और रॉक टूट जाता है, ठीक है। In areas where diurnal range of temperature is higher, weathering of rock is more common in hot desert. ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर रेंज जो सुबह और रात का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो होती है, ठीक है। अब अगर आप जब भी डेजर्ट में जाओगे आपको ऐसा पता चलेगा कि सुबह और दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वही अगर आप जैसी रात होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि सुबह को जो मिनरल है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और फिर जैसे ही रात होगी वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे बड़े छोटे वो लोग होते रहेंगे, और अचानक से रॉक एक बार में टूट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉस्ट का मतलब आपको पता ही होगा ना कि आइस होता है। अब देखते हैं कि क्या आपको यहाँ पे क्या दिया आपके बुक में, यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस। तो ठीक है, आपको तो पता ही है कि जब पानी को जब आप आइस में कन्वर्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। अभी मान लो इतना सा पानी है और आपने उसको फ्रीज किया तो बर्फ़ बनने के बाद वो पानी इतना हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है जब भी आप उसको ठंडा करते हो। इन areas where the temperature drop below 0 degree Celsius for quite some time, the water accumulated in the cracks and crevices of the rock freezes. तो अभी मान लो कि एक पत्थर है आपके पास, यहाँ पे एक पत्थर है, और इस पत्थर के अंदर एक यहाँ पे लेयर है, एक क्रैक है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि बारिश हुई, यहाँ पे छोटा सा होल था, तो अब बारिश की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक होल था और यहाँ पर पानी आ गया, ठीक है। यहाँ पे पानी आ गया। अब मान लो यहाँ पे पानी आके जमा हो गया, तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जल्दी जल्दी घटेगा, और घट के वो जब जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, आपको तो पता ही है पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो अभी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे वो लोग ऐसे मोटे हो जाएंगे, मोटे होके ये बर्फ़ बन जाएंगे, ऐसे देखो इतनी बड़ी बड़ी ये बर्फ़ बन जाएंगे। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रॉक के जो ऊपर और नीचे लेयर, ये लोग इस पर प्रेशर डेवलप करेंगे यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि अभी इनको और बड़ा होना है लेकिन जगह कम पड़ रही है ये, लेकिन बोल रहे हैं हमें और बड़ा होना है, लेकिन रॉक के अंदर तो जगह कम पड़ रही है। तो ये ऐसे यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे फोर्स, प्रेशर डालते रहेंगे, इन लेयर्स के ऊपर से प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक ये रॉक टूट कर 2 हिस्सों में नहीं हो जाता है ना। तो देखो फाइनली क्या होगा कि ये रॉक ऐसे 2 हिस्सों में टूट जाएगा इस बर्फ़ की वजह से, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रॉस्ट की वजह से, यानी कि पानी की वजह से जो आपका रॉक टूटता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते रहता है तो रॉक के अंदर टेंशन डेवलप होती रहती है, और वो एक पॉइंट पे आके से शैटर होके 2 पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है। देखो 2 पार्ट में टूट गए हैं, ठीक है। तो अभी हमने टेम्परेचर और फ्रॉस्ट वाला पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे क्रिस्टल ग्रोथ। अब क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। तो इन रॉकी कोस्ट वो जगह होती है ना, आपको पता होगा रॉकी कोस्ट देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे कहीं पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि रॉकी कोस्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मान लो ये समुंदर का किनारा है, और यहाँ पर ढेर सारे पत्थर है यहाँ पे, है ना, ढेर सारे पत्थर रखे हैं समुद्र के किनारे पर, और यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है। मैं ब्लू कलर से आपको दिखाता हूँ,
मान लो यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि रॉकी कोस्ट है ना, तो पत्थर ऑब्वियसली बात है, जो पानी है ये आकर इसके ऊपर ऐसे टच करेगा, इसको आके पत्थर को ऐसे टच करते रहेगा, है ना। तब क्योंकि पत्थर को टच करते रहे तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि पत्थर ना थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है। क्यों सोख लेता है? क्योंकि बार बार पानी आकर इस पर लड़ते रहेगा तो एक पॉइंट पे वो जो पत्थर होते हैं वो इस पानी को सोखने लगेंगे अपने अंदर, ठीक है। तो अभी आपने इसको इमेजिन कर लिया होगा ना कि इसको कैसे आपको इमेजिन करना है कि रॉकी कोस्ट क्या होता है कि वो समुंदर का किनारा जहाँ पे ढेर सारे पत्थर लगे हो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको आगे क्या दिया है। द वाटर इज एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब वाटर का नेचर जो होता है बेसिक होता है। अभी एल्कलाइन और बेसिक नेचर हो सकता है, अपने बेसिक और एसिडिक नेचर आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आप 10th में ज़रूर पढ़ लोगे। अभी आप समझ लो कि एल्कलाइन मतलब इसके अंदर कुछ मिनरल्स और नमक होता है, ठीक है, बस यही होता है। सम वाटर ड्रॉपलेट्स हिट द क्रैक्स इन द रॉक्स, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ पानी जो है वो रॉक के अंदर जो भी क्रैक छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इन दिस एल्कलाइन वाटर द सॉल्यूबल मटेरियल्स इन द रॉक गेट डिजॉल्व। तो अब क्या होता है कि जो पानी है इसके अंदर का जो भी सॉल्यूबल मटेरियल होता है वो रॉक के साथ मिल जाता है ना, यानी कि वो क्रैक के अंदर से रॉक का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल्स इन द रॉक्स, ठीक है। तो अब क्या होता है जब बार बार एक पत्थर, अभी मान लो पत्थर है और बार बार पानी इस पर आके लड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये पानी का थोड़ा बहुत हिस्सा इस रॉक के अंदर चले जाएगा और रॉक के अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे। अब वो छोटे छोटे होल्स जो बन जाएंगे उसके अंदर पानी रहेगा, ठीक है, उसके अंदर पानी जम जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, दिस इज द इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब ये सोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि रॉक में छोटे छोटे होल्स डेवलप हो जाते हैं जिसके अंदर पानी चले आता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, एल्कलाइन वाटर गेट स्टोर्ड इन दिस होल्स, ठीक है। अब वो तो मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर पानी जम जाता है आके। बिकॉज ऑफ हीट दिस वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड ओनली क्रिस्टल्स ऑफ एल्कलाइन मटेरियल रिमेन्स इन द रॉक, ठीक है। तो अब देखो जो छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं ना जो रॉक में, वो रॉक के अंदर पानी आके जम जाता है, लेकिन जब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर जो होल के अंदर छोटे छोटे जो होल्स है इनके अंदर जो पानी होता है वो वेपराइज होने लगता है, वेपराइज होकर उड़ने लगता है ना। लेकिन पानी तो वेपर बन के उड़ जाता है। तो अब देखो पानी तो वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे होल है उनका क्या होगा, वो तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, है ना, वो तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा, ये देखो ये जो छोटे छोटे होल्स जो कि रॉक में बने थे, देखो छोटे छोटे होल्स यहाँ पे रॉक में नहीं बने हैं, देखो इतने सारे इसके अंदर ना एक टाइम पे पानी था, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया सराउंडिंग का कि ये पानी इसके अंदर से उड़ गया, भाप बन के उड़ गया, वेपर बन के उड़ गया, ठीक है। अब क्योंकि पानी उड़ गया तो सिर्फ ये होल की जगह ही बचने वाली है यहाँ पे। तो देखो इसी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे होल्स बन जाते हैं रॉक में। ओनली क्रिस्टल्स ऑफ एल्कलाइन मटेरियल रिमेन इन द रॉक, क्रिस्टल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है। अब जो कि क्रिस्टल्स जो भी बचे हुए थे पानी के अंदर सिर्फ वही बचे रह गए रॉक के अंदर, पानी तो उड़ गया, ठीक है। दिस कॉजेज टेंशन इन द रॉक, ठीक है। अब रॉक के अंदर ढेर सारे टेंशन बन जाते हैं। अब होल्स आर फॉर्म इन द रॉक, इट लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब, ठीक है। ये देखो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है। अगर आपने कभी असली में मधुमक्खी के छत्ते को देखा हो तो वो भी देखने में सेम ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या दिया आपको, इसके आगे आपको दिया है रिलीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब देखते हैं रिलीज ऑफ प्रेशर में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रॉक के अंदर टेंशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर या फिर फ्रीजिंग वाटर या फिर क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो। ऐसा भी होता है जब रॉक के जो आउटर लेयर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इनर लेयर पे, ठीक है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक यहाँ पर मेरे यहाँ पे एक आदमी है, इस आदमी के ऊपर एक आदमी और चढ़ गया, एक आदमी आके इसके ऊपर लेट गया, फिर उसके ऊपर दूसरा आदमी लेट गया, उसके बाद तीसरा आदमी लेट गया, उसके बाद चौथा आदमी लेट गया, ऐसे कर करके वो जो बेचारे जो सबसे नीचे आदमी था उसके ऊपर मान लो कि 20 आदमी लेट गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 20 आदमी हैं वो उस अंदर वाले आदमी पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से वो दबने लगेगा, है ना, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। जो सबसे नीचे जो आदमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो सेम वही तरीके से आप इमेजिन करो कि एक रॉक मान लो 100 लेयर्स का बना है, तो जो आखिरी लेयर होगी वो छोटी वाली जो सबसे अंदर लेयर है उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, है ना। सेम वैसे ही जैसे 20 आदमी जब है तो जो 20वां आदमी है वो सबसे नीचे वाले आदमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। तो अब जैसे ही रॉक में ये प्रेशर ख़त्म होता है वैसे ही इनर लेयर के पास जैसे ही प्रेशर कम होता है वो अपने आप को ऐसे आप बोल सकते हो ऐसे एक्सप्लोड टाइप ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रॉक जो होता है वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है, अपने आप वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है, ठीक है।
इसको आप सेम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जब 20 आदमी उस आदमी के ऊपर लेटे हैं जो सबसे नीचे है, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो अपने आप को छुड़ा लेगा, ठीक है, अपने आप को छुड़ा लेगा और सारे आदमियों से अलग हो जाएगा। तो सेम वही तरीके से रॉक भी छोटे छोटे पीसेस में से टूट जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे वाटर। वाटर कौन सा रीजन है वो भी देखेंगे हम। सम एरियाज एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन अदर्स, इन सच एरिया सोकिंग ऑफ वाटर ऑल्सो बिकम्स कॉजेज ऑफ वेदरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई कोई ऐसे एरियाज होते हैं वहाँ जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है इसीलिए वहाँ के पत्थर क्या करते हैं, उस पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, ठीक है। अब वो सोखने की वजह से जब पत्थर का क्या होता है हम देखेंगे आगे अभी। सम रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड या फिर मैं अभी आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्या होता है जब कोई ऐसे अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं जो पानी को सोख लेते हैं। अब क्या होता है कि पानी को जब वो सोख लेते हैं तो पानी उनके क्रैक्स और क्रेवाइसिस के बीच में यानी कि उनके अंदर चले जाता है और उन पार्टिकल्स को लूज़ कर देता है पानी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पत्थर कमज़ोर पड़ जाता है और एक पॉइंट पे जब वो ढेर सारा पानी सोख लेता है पत्थर, तो वो पत्थर टूट जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, देखो 2 टाइप के स्टोन्स होते हैं जिसका नाम है सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ एग्लोमेरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। अब अभी पत्थर बनते कैसे हैं, ये देखो, जब सैंड पार्टिकल्स है वो एक साथ ऐसे आके जुड़ जाते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होकर एक पत्थर बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप ढेर सारा सैंड लोगे यानी कि ढेर सारी आप जब रेत लोगे, मिट्टी रेत लोगे और उसको ज़ोर से ऐसे दबाओगे, एक साथ दबाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हाई प्रेशर के अंदर कि वो एक पत्थर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मड ऑल्सो मेक सैंड पार्टिकल्स कम टुगेदर, ठीक है। ये देखो, ये ढेर सारे आपके पत्थर, मतलब वैसे सैंड पार्टिकल्स जो कि वो पत्थर बनाते हैं, ठीक है। When the water penetrates such rock, the particle gets loose and separate from the main rock. This is known as granular weathering, ठीक है। तो ये देखो, ये पत्थर के छोटे छोटे पार्ट आ गए। अभी एक बड़ा सा पत्थर था, लेकिन क्या हुआ कि उस पत्थर ने ढेर सारा पानी सोख लिया, पानी ने इसकी लेयर्स को कमज़ोर बना दिया और देखो उसकी वजह से ये छोटे छोटे लेयर्स ऐसे आगे उससे बड़े वाले पत्थर से टूट गए, ठीक है। अभी मान लो ये बड़ा सा पत्थर था और इसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बाहर आ गई। क्यों बाहर आई? क्योंकि इसने पानी सोख लिया था। और इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलर वेदरिंग। देखो ग्रैन्युलर वेदरिंग क्यों बोलते हैं? आप ग्रेन का मतलब आपको पता है? ग्रेन, देखो ग्रेन का मतलब आपको पता होगा ना, फसल। फसल कहते हैं छोटे छोटे ऐसे दाने ही तो होते हैं फसल में, है ना, ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे दाने होते हैं ना। तो अब क्या होता है कि ये छोटे छोटे दाने यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। देखो ये भी आपको ही लग रहा है ना छोटे छोटे दाने जैसे ये पत्थर है ना, तो इसीलिए आप इसको बोलते हो ग्रैन्युलर वेदरिंग। देखते आगे क्या दिया, समटाइम्स बोथ द टेम्परेचर एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। तो यहाँ पे बोला गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टेम्परेचर और जो पानी है दोनों ही वेदरिंग करवा देते हैं रॉक की। डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, वाइडनिंग द जॉइंट्स और द क्रैक्स इन द रॉक्स। वाटर एक्यूमुलेट्स इन सच वाइड जॉइंट्स एंड बिग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक इंटीग्रेशन। तो देखो क्या होता है कि रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ढेर सारे, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मिनरल्स एक्सपांड होने लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से एक बताता हूँ। अभी मान लो यहाँ पे एक रॉक है और रॉक के अंदर कुछ मिनरल्स यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिनरल्स है। अब टेम्परेचर बढ़ा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा आपको पता है, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये मिनरल्स का साइज़ बढ़ जाएगा। देखो ऐसे ये मिनरल्स का साइज़ ऐसे बढ़ जाएगा। इस पत्थर, देखो ये पूरा पत्थर है आपका, ये जो है पत्थर है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे मिनरल्स है। अब टेम्परेचर बढ़ा तो ये मिनरल्स का साइज़ भी बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो ये मिनरल्स अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाएंगे, है ना, जो मिनरल्स है ये अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाएंगे। मैं फिर से इनको नॉर्मल साइज़ का बना देता हूँ, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर घट गया, ठीक है, तो ये मिनरल्स वापस से इतने छोटे छोटे हो जाएंगे। देखो इतने छोटे छोटे मिनरल्स हो गए, है ना, ये छोटे छोटे मिनरल्स हो गए। लेकिन मैंने यहाँ पे ये स्पेस नहीं हटाया, जो इतना बड़ा स्पेस था ये नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि मिनरल्स तो छोटे हो गए लेकिन इनका स्पेस तो अभी भी बचा है ना रॉक में। तो अब क्या होगा, मिनरल्स तो छोटे हो गए लेकिन जो पानी है, पानी आ जाएगा इन स्पेसिस के अंदर, पानी आके भर जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे पानी भर जाएगा आके, ये स्पेसिस के अंदर पानी भर गया, ठीक है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पानी भी एक्सपांड होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एक्सपांड होंगे और फिर क्या होगा, देखो ये पानी भी इन लेयर्स पे ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बाहर के साइड पे ये भी एक्सर्ट करेगा और जो मिनरल है वो भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर रॉक के ऊपर। ऐसे अलग अलग साइड से लोग प्रेशर लगाते रहेंगे अंदर से, ये बोलेंगे हमें बाहर आना है, बाहर आना है, ये ऐसे देखो ये होल से इनको बाहर आना है। तो
ये होल्स उनको बाहर आए तो ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करते रहेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये होल ऐसे टूट जाएगा। फिर इसके साथ साथ ये जो रॉक है वो रॉक भी पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट करके टूट जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते रहेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो आपका बड़ा सा पिंक कलर का रॉक था ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस में ऐसे टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि अंदर के लेयर्स ने रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट किया था, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। जब टेम्परेचर और वाटर दोनों एक साथ मिलकर पत्थर को तोड़े तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका जो मैकेनिकल वेदरिंग वाला पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग में जो 5 चीज़ें आपको बताई गई थी वो सारी हमने पढ़ ली है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमें स्टार्ट करना है केमिकल वेदरिंग, लेकिन मुझे लगता है अभी लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए अभी हमें ये लेक्चर यहाँ पर ही एंड कर देना चाहिए। और लेक्चर नंबर 2 में हम आपका केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई वो सारी एकदम आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।